हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, भारत सरकार ने एक्सप्रेसवे और हाईवे पर वाहन चालकों को टोल टैक्स में बड़ी राहत दी है। नेशनल हाईवे शुल्क नियमों में संशोधन किया गया। अब यदि कोई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से चालू नहीं है तो उस पर कम दर से टोल शुल्क लिया जाएगा। ये नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होंगे, जिससे यात्रियों को फायदा मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को संपूर्ण सरेंडर बताते हुए पीएम मोदी पर किसानों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन आरोपों को बेबुनियाद और झूठा करार दिया। राहुल गांधी पर किसानों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया गया। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी को भारत की कोई चिंता नहीं है और पीएम मोदी हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हैं। वहीं देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते तुरंत मौके पर पहुंचे और गहन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सोमवार को भी 9 स्कूलों को ईमेल के जरिए ऐसी धमकियां मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साइबर टीमें भी स्रोत का पता लगा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में जीएसटी, वेट और शराब से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पेंशन पर खर्च करना होगा। सरकार को अपने कर राजस्व से 3.34 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जबकि वेतन पेंशन के लिए 2.85 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अब यह दर्शाता है कि नए करों के बोझ के बिना ही वेतन पेंशन का बढ़ता खर्च राज्य के वित्त पर दबाव डाल रहा है। वहीं अगली खबर देखिए, कांग्रेस प्रदेश कमेटी शुक्रवार से पूरे उत्तर प्रदेश में मनरेगा बचाओ पद यात्रा शुरू करेगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने और ग्रामीण मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। इस बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने विधि विभाग के प्रादेशिक पदाधिकारियों की घोषणा भी की है। इसी के साथ देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर के मलकानगंज चौक पर SC/ST बस्तियों के सुधार हेतु 9 विकास कार्यों का उद्घाटन किया और 64 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कुल 85 करोड़ रुपए की 146 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इन कार्यों में चौपालों का नवीनीकरण, सड़क निर्माण, पार्क विकास और सीवर लाइनें शामिल है। सरकार ने बजट बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए किया, जिसका उद्देश्य दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों तक विकास पहुँचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली में 19 फरवरी को एक नई योजना लॉन्च होने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली लखपति बिटिया योजना को लागू करेंगी। इस योजना के जरिए दिल्ली की बेटियां लखपति बन सकती है। कैबिनेट की मीटिंग में इसे लेकर आम सहमति बन चुकी है। इस योजना के जरिए बेटी के जन्म से सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा जमा कराना शुरू करेगी और 21 साल की होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जारी असमंजस खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव 31 मई 2026 से पहले संपन्न कराए जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार की अपील स्वीकार कर मामले का निपटारा किया। वहीं देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीन को मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद यह कार्रवाई और सख्त हो चुकी है। सरकार ने शून्य नीति अपनाई, जिसके तहत वाद दायर कर जमीनें वापस ली जाएंगी। इसका उद्देश्य लैंड बैंक बनाना है, जिससे औद्योगिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे राज्य की अमूल्य संपत्ति बताया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए भारी प्रावधान किए। औद्योगिक विकास के लिए 27,103.49 करोड़ और नगर विकास के लिए 34,219 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। MSME क्षेत्रों की स्थापना और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के 1 साल के कामकाज का आकलन किया। उन्होंने दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मुफ्त LPG सिलेंडर और अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया। रेखा गुप्ता ने ट्रिपल इंजन सरकार के लाभों पर प्रकाश डाला, जिससे दिल्ली में विकास कार्यों में तेजी आई। उन्होंने वायु प्रदूषण, यमुना सफाई, जल आपूर्ति और यातायात जाम जैसी प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए योजनाओं का भी उल्लेख किया।
वहीं अगला अपडेट देखिए, राजस्थान सरकार ने राज्य का बजट पेश किया जिसमें कुछ फैसले सीधे आम जनता की जेब और संपत्ति से जुड़े हैं। इस बार के बजट में अचल संपत्ति और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए, जो कुछ मामलों में महंगाई और कुछ मामलों में राहत लेकर आए। सबसे बड़ा बदलाव स्टाम्प ड्यूटी और सरचार्ज में लगाया गया। सरकार ने स्टाम्प पेपर पर लगने वाले सरचार्ज को 3% बढ़ा दिया है, जिसका असर सीधे तौर पर स्टाम्प पेपर खरीदने पर नजर आएगा। इस फैसले के बाद अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को अब पहले से अधिक खर्च करना होगा। सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी नहीं बल्कि सरकार ने डीएलसी दरों में भी बदलाव किया। अब राज्य में विभिन्न सरकार की जमीनों के लिए एक समान दर लागू की जाएगी। इससे फार्म हाउस और रिजॉर्ट जैसी जमीनों की रजिस्ट्री महंगी होने वाली है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में महिलाओं और छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्रों को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और आवागमन में सुविधा होगी। इससे अतिरिक्त महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास और जॉब प्लेसमेंट केंद्र भी खोले जाएंगे, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार दिलाने में मदद करेंगे। महिलाओं ने इस बजट की सराहना की है। वहीं देखिए दोस्तों, देश भर में ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर बिहार में व्यापक रहा। पटना, कटिहार, नालंदा, दरभंगा और मधेपुरा में कर्मचारी सड़कों पर उतरे। 4 श्रम कोड के विरोध में बैंक कर्मी, नगर निगम कर्मी और अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया। पटना में बैंक कर्मी सबसे आगे रहे, जबकि कटिहार में NH 31 जाम किया गया। नालंदा में सफाई व्यवस्था ठप रही। प्रदर्शनकारियों ने श्रम कोड वापस लेने की मांग उठाई। इसी के साथ आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में न्याय व्यवस्था में सुधार और अदालतों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए 9,845 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। यह पिछले बजट से 9% अधिक है। इसमें न्यायालय परिसरों के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए और 111 ग्राम न्यायालयों का विस्तार शामिल होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए 81 फास्ट ट्रैक अदालतों को स्थापित किया गया और 212 अस्थायी फास्ट ट्रैक अदालतें भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम और ग्रामीण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने 15,706 बच्चों के खातों में 12.40 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। साथ ही 2 पंचायत घरों का उद्घाटन और 37 गाँवों में 59 नई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के कल्याण और अंत्योदय सिद्धांत पर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अमेरिकी हाउस ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद कनाडाई सामानों पर टैरिफ को खारिज करने के लिए मतदान किया। डेमोक्रेट द्वारा लाए गए संशोधन को 219-211 वोटों से मंजूरी मिली, जिसमें 6 रिपब्लिकन भी शामिल थे। यह एक प्रतीकात्मक कदम है, क्योंकि किसी भी टैरिफ हटाने के लिए सीनेट की मंजूरी और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। ट्रंप ने अपनी पार्टी के सांसदों को टैरिफ के खिलाफ वोट करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। वहीं देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने द्रमुक और कांग्रेस के बीच दरार की खबरों को खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन मजबूत रहेगा, लेकिन राज्य में सत्ता साझाकरण का कोई सवाल नहीं है। स्टालिन ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर फूट डालने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं जो सफल नहीं होगी। उन्होंने राहुल गांधी से अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी उल्लेख किया। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के भारत माता बेचने वाले बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यूपीए सरकार पर देश बेचने और पाकिस्तान से जोड़ने का आरोप लगाया। शर्म अल शेख समझौते का जिक्र किया। सीतारमण ने कांग्रेस पर किसानों और गरीबों के हितों का बेचने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने इंडिया US ट्रेड डील को बेतुका बताते हुए सरकार पर भारत को बेचने का आरोप लगाया था। वहीं अगली खबर देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि राज्य में चुनावी मतदाता सूची के SIR के दौरान लाखों संदिग्ध मतदाताओं के नाम हटाए गए। उन्होंने कहा कि यह केवल शुरुआत है और विशेष गहन पुनरीक्षण में नाम हटाए जाएंगे। कई नाम भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर हटाए गए। अंतिम सूची में 2.43 लाख नाम कम हुए, जो असम समझौते के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने का संकेत है। इसी के साथ देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के प्लेन क्रैश की DGCA जांच के नतीजों का इंतजार करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और जांच शुरू हो चुकी है। फडणवीस ने केंद्रीय उड़ान मंत्रालय को विस्तृत जांच के लिए लिखा था। यह बयान अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार द्वारा तोड़फोड़ की आशंका जताने और गहन जांच की मांग के बाद आया।